हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुपर फास्ट फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ पर करतार का फिजिक्स का बुक के सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 149 और 148 तक के क्वेश्चन का भी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 149 नंबर देखते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है। समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा का प्रमुख कारण है ना, समुद्र में जो आपका टाइड जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, उसका जो मेन रीजन है वह क्या है। शुक्र का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के वातावरण का प्रभाव, सूर्य का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, या चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। तो देखिए, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा चंद्रमा का, है ना, चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही होगा, है ना। ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका समुद्र में जो टाइड उत्पन्न होता है उसका रीजन है ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, बोल रहा है क्या कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए अंतरिक्ष यान में आग लग सकती है, इसका कारण है ना। इसका कारण क्या है, यानी कि जब कोई पृथ्वी के वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में जो अंतरिक्ष यानी स्पेस क्राफ्ट जो इंटर करता है, कोई स्पेस क्राफ्ट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो उसमें आग लग सकता है। ठीक है, तो इसका क्या कारण होता है। तो देखिए, इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन में देखिए क्या दे रहे हैं। वायु का पृष्ठीय तनाव, वायु की श्यानता, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, वायु का पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन ऑफ है गैस, है ना, एयर, उच्च वातावरण का उच्च ताप यानी कि हाई एटमॉस्फेयर का, है ना, हाई टेम्परेचर, अधिक ऊंचाई के वातावरण में ऑक्सीजन का अधिक अनुपात, यानी कि बोल रहा है ना कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की अधिकता ज़्यादा है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा है अधिक ऊंचाई पर। तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो देखिए, जब भी कोई आपका एटमॉस्फेयर में स्पेस क्राफ्ट उसमें आग लग सकता है, इसका कारण है ना, एटमॉस्फेयर और जो स्पेस क्राफ्ट के बीच में फ्रिक्शन, है ना। जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन के कारण जो उसमें आग लग सकता है। ठीक है, और जो घर्षण यानी फ्रिक्शन जो है आपका वो रिलेटेड किस है, विस्कोसिटी यानी कि वायु की श्यानता से, है ना, विस्कोसिटी ऑफ एयर, विस्कोसिटी ऑफ एयर से रिलेटेड है आपका फ्रिक्शन। मतलब कि फ्रिक्शन और विस्कोसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए 151 नंबर क्वेश्चन क्या है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं, है ना। 151 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसका क्या कारण है। क्योंकि यह पृथ्वी के निकट है, यह पृथ्वी के परितः परिक्रमण करता है, यानी चारों ओर परिक्रमण करता है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है ना। यहाँ गैस गैस अणुओं का पलायन वेग इनके वर्ग माध्य वेग से कम है, यानी कि जो यहाँ पर जो यानी कि मून पर गैसियस मॉलिक्यूल का जो इसकी वेलोसिटी है वहाँ वो जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से कम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गैसियस मॉलिक्यूल का जो जो मून पर जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनका जो है इसके वेलोसिटी कम है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के अपेक्षा। ठीक है, इसके वेलोसिटी कम होने के कारण क्या, इसके वेलोसिटी कम होने से क्या होगा कि थोड़ा सा भी मतलब कि मून पर इसके वेलोसिटी का वैल्यू जो है आपका 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये जो है हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब ये देखिए, ये बहुत ही वैल्यू कम है। यदि कोई गैसियस मॉलिक्यूल जिसका 2.4 किलोमीटर पर सेकंड अगर स्पीड हुआ तो वो जो है आपका मून के एटमॉस्फेयर से गायब हो जाएगा। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है इसका वैल्यू जो है इससे ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण वो जो है मून के एटमॉस्फेयर से गायब हो जाता है। तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं रह जाता है, सारा गैसेस मॉलिक्यूल हट गया। ठीक है, तो कोई वायुमंडल नाम का चीज़ नहीं बचा। सही है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो 151। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं।
देखिए 152 पृथ्वी से वायुमंडल जुड़ा हुआ है ना। पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है? तो हवाओं द्वारा, बादलों द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पृथ्वी पर जो आपका एटमॉस्फेयर है उसका कारण जो है गुरुत्वाकर्षण है ना, यानी कि ग्रेविटेशन है ना। अर्थ का ग्रेविटी जो है यानी कि ग्रेविटेशन ऑफ ग्रेविटी, अर्थ का जो ग्रेविटी है वो जो है एटमॉस्फेयर को जकड़े हुए हैं, ठीक है ना, अट्रैक्ट किए हुए हैं। तो इसका 152 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 153 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है, कहाँ पर लागू होता है? केवल छोटी वस्तु पर, छोटी व बड़ी वस्तुओं पर, केवल बड़ी वस्तुओं पर, और इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन का जो आपका ग्रेविटेशन का जो नियम है वो जो है वो जो है यूनिवर्सल लॉ है, वो है न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ है ना, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में लगता है, वह छोटी बड़ी सभी वस्तुओं पर लगता है। यानी कि ऑप्शन जो है आपका इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बी ऑप्शन जो है सही होगा। यदि 154 यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा, उपरोक्त में से कहीं नहीं। यानी कि जब अर्थ अपना रोटेशन बंद कर दे है ना, जब अर्थ का रोटेशन जो है बंद हो जाएगा तब इक्वेटर पर जी के वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, या फिर कोई नो चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए जी का जो मान होता है वो रोटेशन पर कैसे करता है? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा है ना, ये होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। और ये जब ये रोटेशन देखिए अभी जो है इक्वेटर पर जो है आपका जो है लेमडा जो है 0 डिग्री होगा, या यानी कि जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि कुछ घट रहा है, जी में से कुछ घट कर आ रहा है ना। इक्वेटर पर भी जी का वैल्यू जी में से है ना कुछ घट कर आ रहा है, और जब ये रोटेशन बंद होगा तो ये जो है आपका 0 हो जाएगा, यानी कि जी डैश जो है बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जी डैश बढ़ जाएगा। यानी कि जब रोटेशन बढ़ हो जाएगा तो बंद हो जाएगा तो ये घटेगा नहीं, और घटेगा नहीं तो जी डैश जो है आपका जी के बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका सही होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 155 पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है? ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जो है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है, जिसके कारण जो है वहां पर जो बॉडी का जो भार रहेगा यानी कि वेट रहेगा वो जो रहेगा आपका 0 रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा? 0। सेकेंड लोलर की लंबाई क्या होती है, यानी कि सेकेंड पेंडुलम के लेंथ कितना होता है? तो सेकेंड पेंडुलम का लेंथ होता है 99 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 1 मीटर होता है, 99 सेंटीमीटर, ये सब आपको वैल्यू याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 एक व्यक्ति स्प्रिंग तुला पर खड़ा है, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक 60 किलोग्राम भार है, यदि व्यक्ति प्लेटफॉर्म से नीचे कूद जाता है तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक बढ़ेगा, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा, या पहले ए यानी कि बढ़ेगा फिर सी यानी कि शून्य हो जाएगा। तो देखिए कोई स्प्रिंग बैलेंस पर एक व्यक्ति जो है खड़ा है और इसका जो है जो रीडिंग है स्प्रिंगिंग बैलेंस का वो 60 केजी वेट है, ठीक है ना। जब वो प्लेटफॉर्म से स्प्रिंगिंग बैलेंस प्लेटफॉर्म से जब ये कूदेगा तो उसका क्या पड़ेगा? तो देखिए वो वेट मेजर करने वाला स्प्रिंगिंग बैलेंस जो है, स्प्रिंगिंग बैलेंस जो है आपका वेट मेजर करता है, ठीक है। जब कोई कूदेगा तो कूदते समय जो है वह स्प्रिंगिंग बैलेंस को जोर से नीचे की ओर धक्का देगा है ना, दबाएगा, और तब कूदेगा। जैसे कोई भी मतलब कि जंप करता है तो नीचे जो है अर्थ को पहले प्रेस करता है, तब उसके बाद वो कूदता है, वहाँ से हटता है, ठीक है ना, अर्थ के रिएक्शन के कारण। तो पहले उसका क्या हो जाएगा, वेट जो है बढ़ जाएगा, जब बल लगाएगा तो वेट बढ़ जाएगा, और फिर जो कूद जाएगा वहाँ से हट जाएगा तो उसका जो है रीडिंग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि पहले बढ़ेगा और फिर शून्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए उपग्रह में भारहीनता का कारण है ना, यदि कोई सैटेलाइट है तो वो सैटेलाइट में जो है जो एस्ट्रोनॉट यानी कि जो एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं वो जो है वेटलेस फील करते हैं ना, वेटलेस देखते हैं कि वो जो है तैरते रहते हैं ना, वो अपने सैटेलाइट में उपग्रह में तैरते रहते हैं,
क्यों तैरते रहते हैं? उसका कारण है शून्य गुरुत्व केंद्र या उपग्रह के तल का शून्य प्रतिक्रिया बल, ये उपरोक्त में से सभी। तो देखिए उनका तैरने कारण उसके यहाँ पर वहाँ ये कारण नहीं है कि वहाँ पर जी का वैल्यू जो है वो 0 है ना, ये वहाँ पर कतई मतलब नहीं रहता है ना कि वहाँ पर अगर तैर रहे हैं तो जी का वैल्यू वहाँ पर 0 होगा। सही है। कितने बच्चों को ये लगता है कि वहाँ पर जो है जी का वैल्यू 0 है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वो तैर रहे हैं तो क्यों तैर रहे हैं? वो जो है फ्री फॉल कंडीशन में है, ठीक है, फ्री फॉल कंडीशन में है। यदि कोई बॉडी किसी सर्टेन हाइट से यदि नीचे की ओर गिरता है तो उस समय गिरते समय उसका जो है वेट जो है 0 हो जाता है। जैसे जैसे एलिवेटर यानी कि जो आपका लिफ्ट होता है, लिफ्ट का जब तार टूट जाता है तो उस समय क्वेश्चन ऐसा देखते होंगे, तो उस समय उसका जो वेट होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना, वेट जो है 0 हो जाता है। एलिवेटर वाला क्वेश्चन देखे होंगे, लिफ्ट का तार टूट जाएगा तो वहाँ पर जो है बॉडी का वेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। जी में से माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाता है जी, है ना, जी में से जी माइनस हो जाता है तो वो 0 हो जाता है। तो वो फ्री फॉल कंडीशन है। फ्री फॉल कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी का वेट जो रहता है वह 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि उसको यहाँ पर कोई रिएक्शन प्रोवाइड करने वाला नहीं रहता है। जैसे अर्थ है या फिर वेटिंग मशीन है तो बॉडी का वेट जो है अर्थ पर एक्शन करता है ना, सॉरी मशीन पर एक्शन करता है, तो मशीन उस पर रिएक्शन करता है तो उसको फील होता है कि हमारे बॉडी में वेट है, हमको कोई धक्का दे रहा है। लेकिन अगर फ्री फॉल में उसको कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा तो वो जो है वहाँ पर क्या करेगा? वेटलेस खुद को महसूस करेगा। वही केस जो है आपका अर्थ के केस में होता है, सैटेलाइट के केस में। सैटेलाइट जो है आपका अर्थ के चारों ओर मूव करते रहता है ना, वो कैसा? फ्री फॉल कंडीशन में ही मूव करता है ना। ये आपका अर्थ है तो सैटेलाइट जो है, या सैटेलाइट ये जो है इसके चारों तरफ मूव करते रहता है। वह चाहता है कि हम अर्थ पाएँ, लेकिन वह आ नहीं पाता है ना, वो आ नहीं पाता है क्योंकि उसको उतना इसके वेलोसिटी से फेंका गया है और वो जो है चारों तरफ मूव करते रहता है ना। तो वो जो है ऑलवेज फ्री फॉल के कंडीशन में रहता है ना, फ्री फॉल के कंडीशन में रहता है, जिसके कारण उसमें जो मैन है ना, एस्ट्रोनॉट है, वो भी फ्री फॉल में ही रहते हैं। इसलिए वे जो है अपने आप को वेटलेस महसूस करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उपग्रह का तल का शून्य प्रतिक्रिया बल, है ना, वहाँ जो सैटेलाइट का जो प्लेन है वो जो है कोई रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कराता है एस्ट्रोनॉट को, है ना, जिसके कारण जो है वे वेटलेस महसूस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 159, पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहा उपग्रह का पलायन वेग भी कक्षीय वेग वीओ का कितना गुना है ना, यानी कि अर्थ के जो नज़दीक कोई एक सैटेलाइट मूव कर रहा है तो उसका स्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्केप वेलोसिटी होता है आपका √2g/r, स्केप वेलोसिटी √2g और r, और आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? √2g/r ओनली, है ना। तो ये जो है इसके वेलोसिटी जो है इसी √2 गुना ज़्यादा है ना, कि ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 160, किसी उपग्रह की ऊंचाई घटने पर आवर्त काल का मान, यानी कि कोई सैटेलाइट का जो हाइट यदि हम डिक्रीज कर दें तो उसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का आपका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई, है ना, सैटेलाइट का 2 पाई r/g, 2 पाई r/g। तो जैसे जैसे आप आर यानी कि हाइट को डिक्रीज कीजिएगा तो आपका टाइम पीरियड भी क्या होगा? घट जाएगा, है ना, यानी कि घटेगा, टाइम पीरियड भी आपका घटेगा। सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे 161, यदि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कम हो तब निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव यानी कि जी का वैल्यू जो जो है कम हो जाए तो क्या होगा? सियानियन बल यानी कि विस्कस फोर्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, आर्किमीड्स उत्प्लावन बल यानी कि बायोंट फोर्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा,
कि नहीं, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा। तो देखिए जब जी के वैल्यू इफेक्ट होगा तो आपका जो है आर्किमिड पावर यानी कि बायन फोर्स अफेक्ट होगा, कि बिकॉज बायन फोर्स बराबर क्या होता है, बायन फोर्स कितना लगता है, जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर। तो वेट में क्या होगा आपका mg आता है ना, वेट में आपका mg आता है, और जी का वैल्यू जब कम हो जाएगा है ना, जी का वैल्यू यदि यदि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कम हो, यानी कि जब जी का वैल्यू कम हो जाएगा तो आपका वेट भी कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा तब बायन फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 162। अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाते समय भारहीनता अनुभूति का कारण है। भारहीनता अनुभूति का कारण वही है इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाते समय भारहीनता का अनुभूति का कारण है अभिकेंद्रीय बल, है ना, जड़त्व, शून्य गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व केंद्र। तो देखिए वो जो है आपका, हम बोले कि जब आपका जो है सैटेलाइट अर्थ है और इसके चारों तरफ कोई आपका मूव कर रहा है तो वो जो है वेटलेस के कंडीशन में रहता है, तो इस कंडीशन को जो है जीरो ग्रेविटी बोलते हैं ना, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जीरो ग्रेविटी। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जो है जी के वैल्यू जीरो, जी के वैल्यू जीरो नहीं है, वहाँ पर वेटलेस जो है लोग फील करते हैं ना, ये कोई भी बॉडी जो है वहाँ पर वेटलेस अपने आप को भारहीन महसूस करते हैं, तो ऐसे कंडीशन को जीरो ग्रेविटी बोलते हैं ना। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, शून्य गुरुत्वाकर्षण, है ना। जीरो ग्रेविटी से आपका ये मतलब नहीं कि जी का वैल्यू जीरो, ठीक है ना, उस कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है, शून्य गुरुत्वाकर्षण। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। फिर भी यदि डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना अपना डाउट दे देंगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163। यदि पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग अचानक बढ़ा दिया जाए, है ना, पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग यदि अचानक बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। यदि इक्वेटर जो आपका एंगुलर वेलोसिटी, अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, यदि उसको बढ़ा दिया जाए तो इक्वेटर पर, है ना, इक्वेटर पर भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या कुछ नहीं कह सकते हैं। तो देखिए जब आपका हम पहले देख चुके हैं ये क्वेश्चन, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, है ना। जब ये बढ़ जाएगा तो इसमें से ज़्यादा घटेगा और ज़्यादा घटेगा तो जी डैश का वैल्यू कम आएगा, जिसके कारण वेट जो है आपका क्या हो जाएगा, कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर, सर्वात्रिक नियतांक जी का मान होता है, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट जी का मान क्या होता है, तो जी का मान क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11, है ना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन जो है आपका इसका बी नंबर सही होगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़ कर इसकी त्रिज्या की आधी रह जाए तब गुरुत्वीय त्वरण होगा, है ना, यानी कि अर्थ यदि सिकुड़ कर अपनी त्रिज्या के आधी रह जाए, है ना, आधा सिकुड़ जाए तो जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए जी जो है आपका प्रोपोर्शनल है 1/r² का, है ना, 1/r² के प्रोपोर्शनल है, और इसको यदि आप हाफ करते हैं तो इसका स्क्वायर का हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी 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 डैश जो है जाएगा आपका 4 टाइम जी हो जाएगा, है ना, जी से 4 गुना हो जाएगा, सही है, यानी कि 4g होगा आपका ऑप्शन 4g, ऑप्शन नंबर बी। 166 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वीय द्रव्यमान समानुपाती है होता है। तो देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग जो है
है ना, गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर हमने बताया था कि ग्रेविटेशनल मास यानी कि गुरुत्वीय जो द्रव्यमान होता है वह गुरुत्वीय बल के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा आपका वो गुरुत्वीय द्रव्यमान होगा, यानी कि गुरुत्वीय बल के प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। इससे पीछे वाला वीडियो जरूर देख लेंगे, उसमें जो है हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जी का प्रायोगिक मान बताया? 167 नंबर क्वेश्चन में है कि जी का वैल्यू सबसे पहले किसने बताया था? जी का सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन बताए थे? कैवेंडिश, है ना, ऑप्शन नंबर सी। 168 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक तुल्यकी यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का परिक्रमण काल, है ना, यानी कि उसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आपका टाइम पीरियड होता है 24 आवर, है ना। वो अर्थ के चारों ओर अर्थ के सेम वेलोसिटी, जितना अर्थ का वेलोसिटी है उतना ही वेलोसिटी से वो मूव करती है। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड भी सेम होता है। 169 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। भार परिभाषित होता है पिंड के द्रव्यमान द्वारा, पृथ्वी द्वारा आरोपित बल द्वारा, पिंड की प्रकृति द्वारा, और इनमें से कौन नहीं? तो भार जो है आपका पृथ्वी द्वारा आरोपित बल द्वारा परिभाषित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन आप लोग किए होंगे सही, और हम जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताएं आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको यदि डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं जिसके लिए आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।